गर्मी के दिनों में अंडमान की प्रचंड धूप के नीचे लगातार 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद भारत के एक क्रांतिकारी सुशील दासगुप्ता के हाथ अपने ही खून से लाल हो जाते हैं। नारियल का कोलू चलाते चलाते उनका शरीर टूट जाता है। बगल में ड्यूटी में तैनात गार्ड से जब वे पानी मांगते हैं तो पानी देने की बजाय वह चाबुक उठाता है और गालियों के साथ उन पर लगातार तब तक वार करता रहता है जब तक कि वे बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क नहीं जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल था उन महान क्रांतिकारियों का जो काला पानी की सजा काटते थे। आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि महात्मा गांधी या नेहरू ने काला पानी की सजा काटी, क्योंकि असल में यह सजा उन क्रांतिकारियों को दी जाती थी जो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। काला पानी जेल में हर कैदी को काम का एक कोटा या टाइमलाइन दी जाती थी जिसे दिए हुए तय समय में पूरा करना होता था। अगर कोई इसमें असफल रहता था तो उसे कोड़े मार मार कर सबसे पहले उसका खाना और पानी छीन लिया जाता था। लेकिन कष्ट यहीं खत्म नहीं होता था। काम का बचा हुआ कोटा उस कैदी को उसी रात को पूरा करना पड़ता था, फिर चाहे उसके लिए उसे रात भर जगह ही क्यों न रहना पड़े। दोस्तों, काला पानी के बारे में अभी तक आपको जो बताया गया वह तो काला पानी में दी जाने वाली यातनाओं का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन पूरी कहानी जब आप भी सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें। और जी हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काला पानी, जहाँ काला का मतलब है काल यानी मौत से और पानी का मतलब है समुद्र से। बचपन में शायद आपने कभी अंडमान या निकोबार का नाम सुना हो या न हो, लेकिन यह नाम काला पानी जरूर सुना होगा। काला पानी की सजा का मतलब था अंडमान में स्थित इस जेल की सजा से, जिसका नाम असल में सेलुलर जेल था। मेनलैंड से इतनी दूरी पर जेल बनाने का मतलब साफ था कि कोई भी कैदी जेल से भागने के बावजूद भी मेनलैंड तक ना पहुंच पाए। इसलिए यहाँ पर सिर्फ ऐसे कैदियों को रखा जाता था जो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। सेलुलर जेल का नाम इसमें उपस्थित छोटे छोटे कैद खानों या सेल के नाम पर पड़ा गया है। इसका आकार साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह बनाया गया है, जिसमें केंद्र में वॉच टावर बनाया गया है। इस वॉच टावर से सभी कैद खाने तीलियों की तरह जुड़े हुए हैं। इससे फायदा यह है कि इस वॉच टावर से पूरे जेल पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। वॉच टावर से कुल 7 बिल्डिंग तीलियों की आकार में जुड़ी हुई हैं। हर एक बिल्डिंग में 3 माले हैं और पूरी जेल में कुल 696 कमरे हैं और एक कमरे का आकार सिर्फ 11x8 फुट का है। और एक बात और ध्यान दी गई है कि इन कमरों को ऐसे बनाया गया है कि कोई भी कैदी दूसरे व्यक्ति से ना ही बातचीत कर सकता है और ना ही उसकी शक्ल देख सकता है। साल 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को एहसास होता है कि जो क्रांतिकारी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्यों न उनको एक ऐसी जेल में रखा जाए जहां न उनसे कोई संपर्क कर पाए और न ही वो किसी से। इसलिए साल 1857 से साल 1938 के बीच करीब 80,000 भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा काला पानी की सजा दी जाती है और इनमें से 70% कैदी तो वापस कभी मेनलैंड लौट भी नहीं पाते हैं और इनमें से कुछ लोगों की उम्र महज 15 साल से भी कम की होती है। सबसे पहले साल 1857 में डॉक्टर जेम्स को अंडमान निकोबार में दंड कॉलोनी का पहला सुपरिटेंडेंट चुना जाता है। साल 1858 में कुल 200 लोगों को बंदी बनाकर पहली बार अंडमान ले जाया जाता है। कुछ लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से 200 में से 81 लोगों को एक ही दिन में डॉक्टर जेम्स के द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर जेम्स की रिक्वेस्ट पर करीब 10,000 कैदियों को वहाँ भेजा जाता है ताकि वह वहाँ उनसे पूरे जंगल साफ करवा सके और उनके रहने के लिए बिल्डिंग का निर्माण कर सके। इसके साथ साथ ही जिस तरीके से आज रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए चूहों का प्रयोग करा जाता है, इसी प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा मेडिकल रिसर्च के लिए अंडमान में इन कैदियों पर भिन्न भिन्न प्रकार के शोध करे जाते थे, जिस कारण से कई कैदियों की जान तक चले जाती है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों को लग गया था कि अंडमान में एक दंड कॉलोनी बनाने के नाम पर कुछ नहीं होगा, इसलिए एक ऐसी जेल बनाई जाए जहां पर इन कैदियों के साहस को तोड़ा जा सके। इसलिए साल 1896 में सेलुलर जेल का काम शुरू हो जाता है और इसे साल 1906 में पूरा कर दिया जाता है। जेल बनाने के बाद कैदियों को जो यातनाएं दी जाती थी वह जेल बनाने से पहले की यातनाओं से काफी ज्यादा दर्दनाक और काफी ज्यादा खतरनाक थी। जेल में काम का समय सुबह 6 बजे से शुरू कर दिया जाता था और यह लगातार शाम के 5
5 बजे तक चलता था। इस समय पर हर एक कैदी को कोल्हू के बैल की तरह काम करना होता था। इस कोल्हू से हर कैदी को नारियल पीसकर करीब 13 लीटर के आसपास तेल निकालना पड़ता था। यहाँ तक कि अगर आज कंपेयर करें तो आज का भी बैल कोल्हू इतनी मात्रा में तेल नहीं बना सकता है। तो इस बात से पता चलता है कि यह कितना कठिन काम था। यातनाएं यहीं नहीं रुकती हैं। पूरे दिन कोल्हू चलाने के बाद सिर्फ 3 कप पीने का पानी मिलता था। इससे इंसान का शरीर पूरी तरीके से टूट जाता था। और यह घटना सिर्फ एक दिन की नहीं थी, बल्कि नए दिन के साथ फिर से वही पुराना कोल्हू वाला काम रोज करवाया जाता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही जेल में घंटी बज जाती थी। हर कैदी को उठना जरूरी था, नहीं तो कोड़े बरसने शुरू हो जाते थे। 700 कैदियों को यह घंटी बजने के बाद 1 घंटे के अंतर्गत ही शौच करनी होती थी। दिन में कोई भी कैदी शौच या फ्रेश होने नहीं जा सकता था। अगर कोई कैदी कमरा गंदा करता था तो उसे हथकड़ी लगाकर लगातार 10 घंटे खड़ा रखा जाता था। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी अगर बात करें खाने की, तो कैदियों को चावल और घास उमाल कर दिया जाता था और इसके साथ ही दी जाती थी कीड़े वाली दाल। और इस कीड़े वाली दाल को खाने का मतलब था कि दस्त लगना, और ना खाया तो भूखे मरना। ऐसा खाना मिलने के कारण कई बार कैदी भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे। इसके रिस्पॉन्स में अंग्रेज उस कैदी को पकड़कर उसकी नाक से एक पाइप उसके पेट तक डालते थे और इस पाइप से कैदी को दूध, अंडा और चीनी घोलकर जबरन पिलाया जाता था। और जब यह प्रक्रिया किसी कैदी पर असफल रहती थी तो यही प्रक्रिया कैदी के पिछवाड़े से पाइप डालकर करी जाती थी। और कई बार तो गलती से यही पाइप पेट में जाने की बजाय फेफड़ों में चली जाती थी, जिससे सारा खाना पेट की जगह फेफड़ों में चला जाता था और जिससे कैदी की कुछ ही दिनों या घंटों में ही मौत हो जाती थी। इतनी सारी सजाएं कम नहीं थी कि साल 1909 से लेकर साल 1931 तक डेविड बेरी नामक एक अंग्रेज को यहाँ का जेलर नियुक्त करा जाता है, जो अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं मानता था। उसका कहना था कि इस कायनात में सिर्फ 2 ईश्वर हैं, एक जो स्वर्ग में है और दूसरा पोर्ट ब्लेयर में। उसका सिर्फ एक ही इरादा था कि कैसे भी भारतीयों का शरीर और साहस तोड़ा जाए ताकि मातृभूमि के प्रति उनका यह प्यार खत्म करा जा सके। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर करी गई क्रूरता की चर्चा कितनी भी करी जाए वह कम है। यहाँ तक कि वेस्टन चर्चिल, जो कि भारतीयों को कीड़े मकोड़ों के समान मानता था, उसे भी ब्रिटेन की क्वीन के द्वारा नाइटहुड अवार्ड से नवाजा गया। इन 300 सालों में ब्रिटेन ने भारत से कुल 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर की लूट करी। इसके कंपेयर में अगर आज यूएस की जीडीपी देखें तो यह करीब 25 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और वहीं यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की जीडीपी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। अब आखिर सवाल उठता है कि क्या ब्रिटेन अपने इन घिनौने कामों के लिए कभी भारत से माफी मांगेगा, या फिर भारत को इस तरफ ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि ब्रिटेन अपनी इस गलती को एक्सेप्ट करें। आप अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।